हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शम्मी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए जानते हैं क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखिए, लॉ मीन्स नियम, और मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी रेस्ट पोजीशन से मूव करता है तो वो मोशन में आ जाता है, उसे हम कहते हैं मोशन। तो न्यूटन्स ने हमें नियम बताए मोशंस के। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इससे हमें ये पता चलता है कि मोशन और फोर्स के बीच में एक रिलेशन है। तो इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, मास मीन्स जिसका वेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वेट है, अगर हम उसको पुश करें, पुश मतलब उसको हम धक्का दें, और पुल करें, पुल मतलब उसको हम अपनी तरफ खींचें, तो उसके अंदर उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है। राइट? जैसे कि बॉल है, बॉल अभी स्टैंडिंग पोजीशन में रेस्ट कर रही है, मैंने उसको धक्का दिया, तो क्या हुआ, बॉल का जो रेस्ट पोजीशन है वो चेंज हो गया, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई, वो आगे मूव करने लगा। तो उसको हम कहते हैं फोर्स। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। वो फोर्स जिसके कारण हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसके अंदर मास है उसके अंदर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, उसको हम कहते हैं फोर्स। रेस्ट पोजीशन पे है और अगर हमने उसको फोर्स लगा के मूव करवाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट, मैंने उस पर फोर्स लगाया और वो आगे रुक गई, स्टॉप हो गई, तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दी। पहले वो रनिंग में थी, मूविंग में थी, उसके बाद वो रेस्ट में आ गई, तो उसको कहते हैं हम फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम फोर्स को जो मेजर करते हैं वो करते हैं न्यूटन में। न्यूटन को हम सिंबल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पे भी अगर आपको फोर्स की वैल्यू न्यूटन में दे रखी है तो समझ जाना हम बात कर रहे हैं फोर्स की। अब फोर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि ये एक हमें रिलेशन देता है फोर्स एंड मोशन के बीच में। मैं आपको फोर्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि टू टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं? फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। मींस किसी बॉडी पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, मगर उनका क्या अपोजिट है, उनकी डायरेक्शन, तो उस फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, मैं ग्राउंड पे खड़ी हूँ, मेरे ऊपर दो फोर्स लग रही हैं, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, और एक इस ग्राउंड का फोर्स जिसने मुझे ऊपर की तरफ पुल किया हुआ है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एक है, मगर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट कैसे? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स ने मुझे नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, और जो ग्राउंड का फोर्स है वो मुझे ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो। मतलब मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से तीसरा फोर्स नहीं है जो मुझे मूव करवाए, इसीलिए मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। तो मैंने एग्जांपल में भी आपको मेंशन किया हुआ है। कंसिडर अनदर एग्जांपल इन्वॉल्विंग बैलेंस्ड फोर्सेस। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, there are two forces acting upon the person. The force of gravity exerts a downward force, जैसा कि मैंने आपको बताया। The force exerts an upward force, जो ग्राउंड फ्लोर में, और आप ग्राउंड भी कह सकते हो, द ग्राउंड और फ्लोर exerts an upward force, वो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा। Since these two forces are of equal magnitude, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रही है। तो चलिए लेते हैं एक और। ये एक और एग्जांपल मैंने लिया है जिसमें एक बॉक्स है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स के दोनों साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी हम फोर्स लगा रहे हैं, बट इन दोनों साइड्स में जो फोर्स लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है,
सपोज कर लिया कि यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और राइट हैंड साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। बट इन दोनों के डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट। एक जो है वो इसको टुवर्ड्स राइट की तरफ पुश कर रहा है और दूसरा जो है उसको राइट से लेके लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो क्या होगा इस केस में, क्या आपका बॉक्स जो है वो मूव करेगा, क्योंकि आप जब ऐसे प्रेशर दोगे तो बॉक्स अपनी पोजीशन से नहीं मूव करेगा। वो किस केस में मूव करेगा, जब हम डायरेक्शन जो है, अगर मैग्नीट्यूड सेम भी हो बट डायरेक्शन जो है सॉरी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल भी हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो हम सेम डायरेक्शन में लगाएं, मींस ये दोनों पर्सन जो है अगर एक डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाएंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। वहां पे जो फोर्स है वो अप्लाई किया जाएगा एक डायरेक्शन में, जिसके रिजल्ट से हमारा जो बॉक्स जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन से मूव करेगा। तो इस केस में जो है वो डायरेक्शन जो है बॉक्स में जो अप्लाई किया जा रहा है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आपके कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ, उतना मेरे लिए मुझे खुशी होगी कि चलो मेरे इस वीडियो से आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इसमें दिए हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल ये भी है जिसमें एक गेम है टग ऑफ वॉर। इसमें एक रोप है, जिस रोप के मतलब रोप मीन्स रस्सी, उस रस्सी के दोनों ही साइड्स पे दो टीम है। मैं बात कर रही हूँ बैलेंस्ड फोर्स की। इस टीम में जो एक नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं दोनों टीम में वो इक्वल हैं। जैसा आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टीम है उसमें भी 3 प्लेयर हैं और जो राइट हैंड साइड पे जो टीम है उसमें भी 3 प्लेयर हैं। दोनों टीम जो फोर्स लगा रही है वो मैंने एरो से मेंशन किया हुआ है, 300 न्यूटन का फोर्स जो ईच टीम है वो अप्लाई कर रही है रोप के ऊपर। और दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं। ये वाली टीम सोचे, ये वाली टीम क्या चाहती है कि जो रस्सी है वो हमारी तरफ आए, इधर वाली टीम है वो सोचेगी कि ये रस्सी हम अपनी तरफ खींचें। तो इस गेम का मतलब ही यही है कि कौन रस्सी को अपनी तरफ खींचता है और रस्सी के साथ साथ जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं वो भी उनके साइड में आ जाएं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि दोनों में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 300 न्यूटन का ही है और डायरेक्शन भी है वो अपोजिट है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मैंने आपको डेफिनेशन अगर आपने पीछे देखी होगी और जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें यही था कि बैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होता है और जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो इस वाले केस में, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा जीरो है, तो कोई भी टीम नहीं जीतेगी। तो ये तो है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको अनबैलेंस्ड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और उसकी डेफिनेशन भी दिखाई हुई है। तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, देखिए इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स में दो कंडीशन होंगी। आप कैसे किसी बॉडी की मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो आप उसको कैसे मूव करा सकते हैं। उस केस में दो केस होंगे। एक, या तो आप दोनों फोर्स में से मतलब नंबर ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रही हैं उसमें से किसी भी फोर्स का, किसी भी एक या दो फोर्स का, अगर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं उस बॉडी पे। सपोज कि किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं और अगर आपने किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ा दिया कंपेयर टू दूसरी फोर्स से, उस केस में क्या होगा, आपका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है मींस जो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो मूव कर जाएगी। और दूसरे केस में, अब हम ये दूसरा केस क्या है, जब हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम उसका एक का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो और दूसरा हम क्या करेंगे उसके डायरेक्शन जो है वो सेम कर दें, राइट। या तो हम मैग्नीट्यूड बढ़ा दें किसी एक फोर्स का, या दूसरा हम जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको अपोजिट ना रख के सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, तो उस केस में हमारी जो बॉडी है वो मूव करने लग जाएगी। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि टग ऑफ वॉर गेम में लास्ट स्लाइड में क्या था, दोनों टीम्स में इक्वल प्लेयर्स थे। इस वाले में एक प्लेयर, जो लेफ्ट हैंड साइड जो टीम है उसमें 3 प्लेयर हैं और जो राइट हैंड साइड वाली टीम है उसमें 4 प्लेयर हैं। जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो राइट हैंड साइड वाली टीम है और जो दूसरी टीम है उसमें 3 प्लेयर हैं। अब आप देख रहे हो हमने जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो राइट हैंड साइड वाली टीम जिसने ग्रीन रंग के कपड़े पहने हुए हैं उसका बढ़ा दिया है और जो दूसरी टीम है वो फोर्स
उसके ऊपर जो फोर्स है वो सेम रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। और ये जो राइट हैंड साइड वाली टीम है, मींस जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, वो ये गेम जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो फोर्स है वो हमने बढ़ा दिया है। तो जब फोर्स बढ़ाया है तो ये जो रोप है ये अपनी तरफ खींच सकते हैं, और जो दूसरी टीम के प्लेयर हैं वो भी इनकी साइड में आ जाएंगे। तो इस केसेस में क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हुआ, और ये जो गेम है वो ग्रीन टी शर्ट, जो जिन्होंने ग्रीन कपड़े पहने हैं उस टीम ने जीत ली है। अगर आपने फोर्स को अच्छे से समझ लिया है कि क्या बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, कौन से अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपके लिए बहुत इजी है। देखिए क्या कहता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यूसली एट सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। मैंने एग्जांपल लिया है, राइडिंग अ बाइसाइकिल ऑन रोड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। रोड के ऊपर जब हम साइकिल को चलाते हैं तो वो उसमें भी न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है। कैसे? देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, लेट्स गो बाइसाइकिल एट रेस्ट। बाइसाइकिल जो है हमारी रेस्ट पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रही है। वो कब तक मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि मैं उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दे रही हूँ। अब अनबैलेंस्ड फोर्स कौन दे रहा है? जो साइकिल को चला रहा है। वो कैसे फोर्स देगा? वो जब पैडल को मूव करेगा और जब हाथों से हैंडल को पकड़ेगा, तो वहां पे दो जगह पे फोर्स अप्लाई हो रही है, एक पैडल पे थ्रू योर लेग्स और दूसरा आपके हैंडल पे थ्रू योर हैंड्स। तो जैसे ही आपने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया, हमारी जो रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मींस जो रेस्ट पोजीशन है, वो हमारी वहां पे खत्म हो गई और हमारी साइकिल जो है वो मूव करने लग गई। सेकंड केस में देखोगे, बाइसाइकिल जो है हमारी मोशन में है, मींस साइकिल जो है हमारी कांस्टेंट स्पीड पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये कब तक मूव करेगी? जब तक कि उसके ऊपर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, अब ये साइकिल दो कंडीशंस पे रुकेगी। एक, जैसे सपोज कि स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको पता है कि सामने स्पीड ब्रेकर आ गया है और अब आपको साइकिल को क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है, तो आप फिर से एक फोर्स अप्लाई करोगे। तो जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो कहाँ पे करोगे, आप हाथों पे ब्रेक लगाओगे। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो हाथों से ब्रेक लगा के एक अनबैलेंस्ड फोर्स दोगे। अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप ब्रेक मार के करोगे, मतलब हाथ से भी ब्रेक, लेग ब्रेक भी होता है, हाँ ऊपर भी ब्रेक होता है, नीचे भी ब्रेक होता है, तो आप दोनों जगह से फोर्स अप्लाई करके उसको रोकोगे। तो वहां पे आपकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी और आपकी बॉडी जो है फिर से स्टॉप पोजीशन पे आ जाएगी। दूसरा ये कि आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, आपने हैंड ब्रेक नहीं मारा, आप साइकिल चला रहे हो, एक डायरेक्शन में चला रहे हो, और आपका ये है कि आप कुछ एफर्ट नहीं करोगे, आप अपने हाथों से ब्रेक नहीं मारोगे, और अचानक से बैरिगेट्स आगे सामने या स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको कुछ नहीं दिखाई दिया और आपने ब्रेक भी नहीं मारी, तो उस केस में क्या होगा, बैरिगेट से आपकी साइकिल टकराएगी, चाहे स्पीड ब्रेकर होगा उससे आपकी साइकिल टकराएगी। आप एक स्पीड को फॉलो कर रहे हो तो उससे जब फॉलो कर रहे हो, तो जब आप किसी चीज से टकराओगे तो आप गिरोगे, गिरोगे तो ऑब्वियस है कि आपका जो मोशन है वो रुक जाएगा, आप रेस्ट पोजीशन पे अपने आप ही आ जाओगे। तो बेटर है कि आप खुद से फोर्स को अप्लाई कर दो और साइकिल को रोक दो। और नहीं तो अगर आप अपने से फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो जो दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमको बैरिगेट्स के थ्रू मिलेगा या जो हमें स्पीड ब्रेकर के थ्रू मिलेगा, वो आपके मोशन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, और कोई बॉडी अगर मोशन में है वो तब तक मोशन में है तब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाउ दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। कार एट रेस्ट, कार है वो रेस्ट पोजीशन पे है, वो कब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि कोई पर्सन आके उसको ड्राइव नहीं कर रहा है। जब वो पर्सन आएगा उसको स्टार्ट करेगा तो उसने एक अनबैलेंस्ड फोर्स दे दिया उस कार को, जिसकी वजह से कार जो है वो चलने लग गई। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स किसने दिया, पर्सन ने जो उसको ड्राइव करेगा। सेकंड पोजीशन में क्या हुआ, सेकंड केस में हमारी कार जो है वो मोशन में आ गई, जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया है कार इन मोशन। उस वाले पिक में आप देखेंगे आपकी गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। वो कब तक चलेगी,
जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप नीचे स्टेप पे देखोगे, वहां पे मैंने एक रेड लाइट दिखा रखा है। रेड लाइट सिग्नल हो गया, रेड सिग्नल हो गया मीन्स अब आपकी गाड़ी को रोकना है। तो यहाँ पे एक अनफोर्स्ड जो है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आ गया, यहाँ पे रेड सिग्नल आ गया, रेड लाइट आ गई। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अब आपकी गाड़ी को आपको रोकना है, क्योंकि वहां पे रेड सिग्नल आ गया। तो आपकी जो मोशन है वो ब्रेक हो गई, और वो किसने की, आपके रेड सिग्नल ने ब्रेक की। तो इस केस में भी आपको जब आपकी गाड़ी चल रही थी उसको पता चल गया कि सामने रेड सिग्नल है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो चुका है, आपने अपनी मोशन को ड्रॉप कर दिया और आपकी जो गाड़ी है वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैंने आपको दो एग्जांपल्स पहले ही दिखा दिया, एक था बाइसाइकिल वाला, दूसरा था कार वाला। अब थर्ड जो एग्जांपल है वो है थ्रोइंग अ बाउलिंग बॉल। सो दिस इज हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वर्क्स व्हाइल थ्रोइंग अ बाउलिंग बॉल। इसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्सन जो भी गेम खेल रहा होता है उसके हाथ में बॉल होती है, वो बॉल को थ्रो करता है। और कहाँ पे थ्रो करता है, आप, मैंने ये गेम कभी खेला नहीं है बट मैंने देखा है कि लाइन से जो है वो हम बॉटल्स लगा देते हैं और हम उस बॉटल्स के ऊपर इस बॉल को थ्रो करते हैं। तो जब उस बॉटल्स के ऊपर इस ये बॉल जो है जब उन बॉटल्स के ऊपर जाती है तो वो बॉटल्स क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। ठीक है, यही हमारा कुछ गेम होता है, राइट। तो इसमें कैसे न्यूटन्स लॉ हमारा वर्क करेगा, कोई भी प्लेयर जो जिसके हाथ में बॉल होगा, उसके हाथ में बॉल है, वो कब तक उसके हाथ में रहेगी, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया और हमने बॉल को लेके थ्रो किया, तो क्या हुआ, बॉल जो है हमारी मोशन में आ गई, मींस रेस्ट पोजीशन से वो हट गई और वो मूविंग पोजीशन में आ गई। वो कब तक मूव करेगी, जब तक कि वो जाके उन बॉटल्स पे हिट नहीं कर रही है। जैसे ही बॉल्स आपकी बॉटल्स पे हिट करेगी, तो क्या हुआ, बॉटल्स जो आपकी रेस्ट पोजीशन पे है वो तो अपने स्टेट ऑफ मोशन में है, रेस्ट मोशन में है। बॉल जो है जो आपकी मूविंग पोजीशन पे है, वो जब आके उन बॉटल से हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे उनको, उस केस में क्या होगा, बॉल से बॉल के थ्रू एक फोर्स जो है वो बॉटल्स पे लगेगा। तो जैसे ही वो फोर्स बॉटल्स पे लगेगा, बॉटल्स जो है हमारी गिर जाएंगी और बॉल जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो भी रुक जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, ये बॉल की जो मूविंग पोजीशन है वो हमारी चेंज हो गई, मूविंग से किस पे आ गई, स्टॉप पोजीशन पे आ गई। तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, अप्लाई हो गया। रेस्ट पोजीशन पे थी, रेस्ट पोजीशन से फोर्स अप्लाई किया, वो मूव हो गई। फिर जब वो मूव हुई, फिर दोबारा उसने फोर्स अप्लाई किया बॉटल्स के ऊपर। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, वहां पे क्या हो गया, बॉटल जो मूविंग पोजीशन में था वो स्टॉप हो गया। सो दिस इज हाउ न्यूटन्स लॉ वर्क, कैसे ये काम करता है। अब आपको तीनों चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आ गई, फोर्स समझ में आ गया क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। अब एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होगा उसके अंदर इनर्शिया होगा। अब जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, राइट। क्या कहा मैंने, दो पॉइंट्स, कि एक, कि हर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है उसके अंदर इनर्शिया है, और जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। दो पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट ये भी है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कैसे, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच मेंटेन और टेंस टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्या क्या है इस डेफिनेशन का मतलब, अगर मेरी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेगी। क्यों, इनर्शिया जो है मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक बॉडी है, मेरी इस बॉडी के अंदर मेरा वेट है, मेरा मास है, तो मेरे अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया का काम करेगी, मेरे जो इस स्टेट ऑफ मोशन है, जो रेस्ट पोजीशन है, उसको चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो मूव नहीं करे। अगर मैं इसका अपोजिट लूं, अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो मेरी जो इनर्शिया है मेरे अंदर, वो चाहेगा कि मेरी बॉडी वो मूव ही करती रहे, वो रुके नहीं। वो उस चीज को ना मेंटेन करके रखना चाहता है। कैसे मेंटेन करेगा, एग्जाम्पल देखो, मैं खड़ी हूं, राइट, मेरे को पीछे से एक 2 साल का बच्चा आके पुश करेगा, तो मेरा इनर्शिया जो है वो इतना कैपेबल है कि 2 साल के बच्चे के वेट के आगे वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं लूज करने देगा। प्रॉपर्टी लूज नहीं करने देगा मतलब, इनर्शिया का काम क्या है, मेंटेन करना। मेरी स्टेट ऑफ बॉडी को वो मेंटेन कर रहा है, मेरी स्टेट ऑफ बॉडी क्या है, रेस्ट पे है।
अगर 2 साल का बच्चा कोई मुझे पीछे से आके धक्का देगा तो मेरा इनर्शिया जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ना हिलूं। ठीक है, तो इनर्शिया अपना काम कर रहा है, उसने मेरे स्टेट ऑफ बॉडी को मेंटेन किया हुआ है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है। मगर अगर वही 2 साल से बच्चे को हम रिप्लेस करके किसी 5 साल के बच्चे को रख लें और अगर वो मुझे आके पीछे से पुश करेगा तो क्या मेरा रेस्ट का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा? वो डिपेंड करता है कि मेरा मास कितना है, और जितना ज्यादा मेरा मास होगा उतना ज्यादा मेरा इनर्शिया होगा, राइट? तो जब मेरी बॉडी जो है वो खड़ी है तो मेरा इनर्शिया क्या काम करेगा कि उसको वो रेस्ट पोजीशन पे ही रखना चाहेगा। तो जब वो 5 साल का बच्चा मुझे पीछे से पुश करेगा और अगर उस 5 साल के बच्चे में इतना मास है तो उसका इनर्शिया भी उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर उसने मुझे पुश करने से अगर मैं मूव कर गई तो मेरा जो इनर्शिया है वहां पे वो अपना काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स आ गया और उस फोर्स के चलते मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन से मूव पोजीशन पे आ गई। वहां मेरा इनर्शिया ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो काम करनी बंद कर दी, राइट? तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है तो वो उस चीज को मेंटेन करेगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरी बॉडी जो है वो रुके। और अगर मेरी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मेरे रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स आके उसको चेंज नहीं कर रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की तरह ही है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करो, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ना बोल के आपसे बोल दिया जाएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करो, तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गया हो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।